जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम बेहद खास है। आज हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे एक स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है वो है डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। तो आज हम डिपार्टमेंट में हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ में। हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी DPWD मनमीत नंदा मैम हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस साल की क्या की हाइलाइट्स रही, आगे डिपार्टमेंट का क्या विज़न है और कुछ और ख़ास बातों पर उनकी राय जानेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश, थैंक यू रेडियो उड़ान। सबसे पहले मैम हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मनमीत नंदा, मैं 2000 बैच की IAS ऑफिसर हूँ। मैंने अपने करियर के 25 सालों में अलग अलग पोजीशंस में काम किया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रही हूँ मैं हुगली और 24 परगनास वेस्ट बंगाल में। सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने जॉइंट सेक्रेटरीशिप का पोजीशन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में DPIIT में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, और उसके पश्चात डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ में एक साल से मैं काम कर रही हूँ। तो जनरली लोग ये कहते हैं कि MSJE या डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ में आना एक पनिशमेंट की तरह देखा जाता है, लेकिन जिस तरह का आपने यहाँ पे आपने और राजेश अग्रवाल सर ने लेगेसी क्रिएट की है, लोगों के साथ आपका प्यार बना है और हर जगह आपकी बात होती है, तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी डिपार्टमेंट में आपका? मुझे आज 12 महीने कंप्लीट हो रहे हैं दानिश इस डिपार्टमेंट में, और मैं ये कह सकती हूँ कि दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई मोस्ट फुलफिलिंग एंड वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस एज एन IAS ऑफिसर। इस डिपार्टमेंट में और जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं उनसे हमने सुना और समझा बहुत कुछ है। सोशल इंक्लूजन जो आज हमारे इस इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे का टॉपिक भी है, सोशल इंक्लूजन के बारे में हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे। इस डिपार्टमेंट के ज़रिया से हमें ये पता चला है कि किस तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट हमें अपना इंडिविजुअल नज़रिया बदलना चाहिए, डिपार्टमेंट का नज़रिया बदला होना चाहिए, और देश और सोसाइटी का नज़रिया कैसे होना चाहिए फॉर ट्रू सोशल इंक्लूजन। Inclusion will include not just physical infrastructure, transportation, not just the websites or portals, but social inclusion attitudinal change से आता है। जब तक हम अपने एटीट्यूड को चेंज ना करेंगे और समाज का एटीट्यूड चेंज नहीं होएगा, सोशल इंक्लूजन बहुत दूर एक गोल रहेगा। लेकिन इस डिपार्टमेंट में अपने कार्य की वजह से और हमारे एक्स सेक्रेटरी और प्रेजेंट सेक्रेटरी के इन्वॉल्वमेंट से ये डिपार्टमेंट बहुत ही आगे जाने का ऑब्जेक्टिव रखता है, और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हम काम करें स्टेक होल्डर्स के साथ और उनके लिए ही करें। तो क्या की हाइलाइट्स आपके हिसाब से इस साल रही डिपार्टमेंट की ओर से, या फिर डिसेबिलिटी सेक्टर में भी आप देखते हैं कि 2025 में काफ़ी कुछ हुआ, तो आपके लिए क्या बड़ी की हाइलाइट्स रही 2025 की? हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि AI के दौर में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस सेक्टर के बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने अप्रैल के महीने में ही एक AI कॉन्फ्रेंस किया, जहां देश और विदेश के बहुत जाने पहचाने नाम, स्टार्टअप्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एकेडेमिया, सब लोगों ने इस पे हिस्सा लिया। बेंगलोर में किया था हम लोगों ने अप्रैल के महीने में जी। उससे हमें पता चला कि इस फील्ड में AI के फील्ड के माध्यम से इतने सारे एप्स, हाईटेक एड्स एंड अप्लायंसेस और टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी हैं या हो रही हैं, जिसके मीडियम से हम अपने स्टेक होल्डर्स को जो विभिन्न डिसेबिलिटीज़ से सफ़र करते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव और पॉजिटिव चेंजेस हम ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने एक ब्रेल कीबोर्ड के बारे में समझा, जहाँ पर
टैक्टाइल इंफॉर्मेशन या डायग्राम और मैप और प्रेजेंटेशन को कैसे एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन रीड कर सके और स्मार्टली रीड करके अपना ही भी प्रेजेंटेशन उसमें बना सके ग्राफिकली, वो टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में आ रही है। कई AI बेस्ड ऐप के माध्यम से हम लोग इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड PWDs के मूड्स, उनकी एक्चुअल मेंटल स्थिति के बारे में जान सकते हैं। AI के माध्यम से हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल मटेरियल टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी वाइड कवरेज में ला सकते हैं। बिल्कुल। अब राजेश अग्रवाल जी तो प्रमोट होके महाराष्ट्र चले गए हैं, एक लेगेसी उन्होंने क्रिएट की है जी। तो अब फुल टाइम CCPD की एक बात होती है कम्युनिटी में लगातार, और जब भी मैंने उनसे इंटरव्यू किया ये सवाल मैंने हर बार उनसे पूछा है, तो क्या प्रोसेस है, कब हमें फुल टाइम CCPD मिलेगा और अभी किसके पास चार्ज है, कुछ बताएंगे हमारे लिसनर्स को? CCPD एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, उनका रोल हम सबको पता है कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्वाजी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसेबिलिटी सेक्टर में एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। इस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से CCPD का चयन किया जाता है। ये प्रोसेस अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, इसकी फ़ाइल अपवर्ड मूवमेंट में जा चुकी है, तो होपफुली हमें बहुत जल्दी एक फुल टाइम CCPD मिल जाएंगे। नहीं तो इन द मीन टाइम हमारी जो नई सेक्रेटरी होंगी उन्हीं को ये चार्ज दिया जाएगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द, पर ये बहुत जल्द हम पिछले 4 सालों से सुन रहे हैं, तो क्या ये बहुत जल्द सच में बहुत जल्द है, या अभी कहना आपके लिए भी मुश्किल है, या टाइम लग सकता है? देखिए, हमारा काम है कि हम लोग पूरा ड्यू प्रोसेस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हैं और नाम का चयन करके ऊपर फाइल भेजी जाती है। फाइनली डिसीजन ऑफ कोर्स हाईएस्ट अथॉरिटी की पास है, इसलिए कितना टाइम लगेगा उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर मुझे ये पता है कि इंटरव्यूज हो गई हैं या अभी वो भी होनी बाकी है? अभी वो भी होनी बाकी है। तो अभी टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है। हाँ, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव पोस्ट, तो शायद इसमें बहुत विचार करके ही ये बात आगे जाएगी। जी। एक जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी 2025 में, वो थी राजीव रतूड़ी केस की जजमेंट जी, जो लास्ट ईयर आई थी जी, और कोर्ट ने समय दिया था मार्च में रूल्स को फ्रेम करने का। जी, फिर उसके ऊपर एक्सटेंशन ली गई, जी, फिर उसके ऊपर एक्सटेंशन ली गई। यही डर कम्युनिटी को था कि ये कितना लंबा प्रोसेस होने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट की टाइमिंग के बाद भी 2 बार एक्सटेंशन ले ली गई है। तो इसके ऊपर क्या चल रहा है, थोड़ा डिटेल में हमें बताएं, क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए बहुत लैंडमार्क होने वाला है। राजीव रतौड़ी केस नवंबर 2024 में डायरेक्शंस था कि डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद स्टेक होल्डर्स एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज नॉन नेगोशिएबल के लिस्ट को निकालेंगी फॉर बिल्ट एनवायरनमेंट, ICT एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। करेक्ट। और साथ में ये भी बोला गया कि नालसर CDS के साथ में और उनकी रिपोर्ट की वजह से उनको भी इस पूरे प्रोसेस में बहुत बड़ा स्टेक लेकर उनके साथ काम करने के लिए है। ये प्रोसेस कई मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के ऊपर निर्भर रहता है। इट इज़ नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन DEPWD। और मैंने कई फोरम्स में ये भी बताया कि एक्सेसिबिलिटी केवल DEPWD का मैंडेट नहीं है। एक्सेसिबल इंडिया और विकसित भारत एक साथ हर मंत्रालय और डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मैंडेट भी है। इसलिए इसके लिए हमने नालसर के साथ ओपन एक चिट्ठी भेजी सबको कि जो जो वॉलंटियर करना चाहते हैं इस कार्य में हमारे साथ, हमारे को हेल्प करना चाहते हैं, हम उनके नाम लें। हमें करीबन 500 जैसे ऐसे नाम मिले। उसके बाद हम लोगों ने इन सब नाम को विद डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और DEPWD के नोडल ऑफिसर्स के साथ 6 सब सेक्टर्स बनाए। 6 सब सेक्टर्स बिल्ट एनवायरनमेंट, ICT, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज में इस तरीके से काम चल रहा है। 6 सेक्टर्स की रिपोर्ट्स
पब्लिक डोमेन में दी गई हैं और उनमें पब्लिक कमेंट्स को साथ में जोड़ा गया है। 3 सब सेक्टर्स की फाइनल रिपोर्ट्स फाइनली डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स के पास गई हैं फॉर देयर फाइनल कमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग इस पर अप्रैल में दोबारा हुई पहली बार आफ्टर नवंबर 2024। उसके पश्चात दूसरी हियरिंग नहीं हुई है। सो आई वांटेड टू जस्ट करेक्ट दैट दूसरी बार कोई एक्सटेंशन अभी तक की हियरिंग की एक्सटेंशन नहीं मिली है। सितंबर का टाइम मिला था ना? हाँ, लेकिन अभी तक हियरिंग नहीं हुई है। हमने अपना एफिडेविट दिया हुआ है। इसके पश्चात प्रोसेस ये रहेगा कि हम लोगों ने नॉन नेगोशिएबल्स तो कल आउट कर दिए हैं जो कंप्लीटली मैंडेटरी इश्यूज हैं। इन फाइनल नॉन नेगोशिएबल्स को फिर से हमें जब सब मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स अपने फाइनल कमेंट्स देंगे, इसको फिर से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के अप्रूवल के पश्चात इसको पब्लिक डोमेन में 30 दिन के लिए रखने के बाद हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के पास लेके जा सकेंगे फॉर नोटिफिकेशन। इसलिए ये प्रोसेस इतना स्ट्रेट नहीं है और इसमें थोड़े बहुत सारे टाइमलाइंस जुड़े हुए हैं, इसीलिए इतना समय लग रहा है। लेकिन इतना मैं बता दूं कि इस पूरे प्रोसेस में जितना स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन हमने इस बार की है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, स्टेक होल्डर्स हो, NGOs हो, एकेडमिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो और इंडिविजुअल PWDs की भी कमेंट्स, एक कमेंट्स को हर सब सेक्टर रिपोर्ट में उसको एक अच्छी तरह स्टडी करके उसको एक्सेप्ट या उसको रिजेक्ट करने का भी रीज़न देकर फाइनल रिपोर्ट बनाई गई है। कितना टाइम और लगेगा? जैसे मैंने कहा, अभी फाइनल रिपोर्ट के बाद मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को अपने कमेंट्स इस पर देने हैं। उस पर हमें और समय चाहिए और उसके बाद हमें इसको वंस अगेन पब्लिक डोमेन में 30 दिनों के लिए डालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से और 5 से 6 महीने लग सकते हैं। 5 से 6। The best part is in this interview you are very honest and vocal. Yes, I don't want to tell anybody the wrong thing because it's important that everybody should understand कि हर चीज़ में process बहुत important है और किसी भी process को अगर हम cut short करेंगे तो we will not be doing justice to the entire effort. तो क्या आप ये कह रही हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मार्च में आप रूल को फ्रेम कीजिए तो वो कॉम्प्लिसिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, या दूसरा क्या अभी तक जो भी स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन हुई है वो सभी सेटिस्फाइड हैं? सो स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन के वजह से ही नॉन नेगोशिएबल्स बने हैं। इसमें स्टेक होल्डर्स माने प्राइवेट सेक्टर अदर देन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा से रहा है टू फाइंड आउट व्हाट इज़ नॉन नेगोशिएबल। लेकिन कल को अगर मैं कहूँ, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आई एम नॉट giving this as a matter of complete surety, but I'm just giving an example. कल को अगर मैं कहूँ कि देश के 8,500 रेलवे स्टेशन सबके प्लेटफॉर्म्स उस हाइट पे होने चाहिए जिस हाइट पे कोच आके रुकती है, ताकि उस पे चढ़ने के लिए कोई असुविधा ना हो। कैन दैट बी पॉसिबल? This is the ask of the stakeholder system. But I know as a government official, it is not possible. Yes. Platforms बने हैं कितने साल पहले और हमारे पास कोचेस हैं बहुत साल पुराने और अलग अलग डिज़ाइंस के। हर कोच का हाइट अलग है। तो टू मेक द प्लेटफॉर्म एट द सेम हाइट ऑफ द रेलवे कोच बहुत मुश्किल आस्क है, क्योंकि वो भी लेगेसी से आते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स अब वंदे भारत कोचेस इंडिया में बन रहे हैं। जो नए कोचेस हैं और जो नए स्टेशंस हैं उस पे ज़रूर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो वहाँ पर प्लेटफॉर्म का हाइट और उन कोचेस का हाइट ज़रूर मेल रहेगा। लेकिन इसमें हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालनी है, इसलिए इसमें बहुत डीप डाइव करके ही इसका सॉल्यूशन जो नॉन नेगोशिएबल रहेगा उस पर हमें आना है। सो हर स्टेशन, दैट मीन 8,500 स्टेशन के करीब की हर सॉल्यूशन यूनिक रहेगा, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की साइज़ अलग अलग होगी और हर ट्रेन का
हाइट भी अलग अलग है और हर ट्रेन में जो कोचेस हैं, जो कोच लगते हैं, उनका विड्थ भी अलग अलग है। तो कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए हम लोग नालसर, जिन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी करीबन 8 से 11 महीने लिए थे उस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए और उनके टोटल डेटा पॉइंट्स केवल 5000 थे। So I'm only trying to say that to do a good job, we needed to go into the depth of every requirement of non-negotiable standard, इसलिए शायद इतना समय लग रहा है। तो बाकी मिनिस्ट्री से भी क्या कई बार कमेंट आते हैं कि थोड़ा ध्यान रखना, इसको मैंडेटरी मत कर देना, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, कुछ प्रेशर आता है? प्रेशर नहीं कह सकती हूँ, बट हर मंत्रालय इस बात के लिए ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, क्योंकि बजट इज़ ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट। देन समटाइम्स सम थिंग्स कांट बी रेट्रोफिटेड। मतलब अगर इतनी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी और कई जगहों पे रेलवे स्टेशंस आपने भी देखे हैं बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, ह्यूज लोड ऑफ पैसेंजर इनपुट होता है, तो सम थिंग्स आर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड एन इनोवेटिव सोल्यूशन ऑफ फाइंडिंग फॉर एग्जाम्पल टेम्पररी रैम्प्स, जिसको तुरंत अगर हमें पता है कि कोई लोकोमोटर वाले पीडब्ल्यूडी ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको तुरंत वहाँ पर इमिजिएटली सेटअप करा जा सके ताकि उनका व्हीलचेयर विद डिग्निटी फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू कोच जा सके। तो थोड़ा सा आलोचना, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट, इसमें बहुत कुछ रेलवे सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी आते हैं, इसलिए थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। Of course, there were other areas जैसे ICT, वेबसाइट्स, पोर्टल्स, गवर्नमेंट ऐप्स जिनको एक्सेसिबल बनाना आसान है और उस पर काम भी बहुत जल्दी हो रहा है। बिल्ट एनवायरनमेंट में नॉन नेगोशिएबल्स हम लोग नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से उसको बना रहे हैं और इनमें भी काम करना थोड़ा जल्दी होएगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे बसेस की हाइट और हमारे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में जो रोड्स की सिचुएशन है, ऑफ कोर्स ऑल दिस डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ बजट एंड अ लॉट ऑफ फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग। तो अभी मतलब काफ़ी काम इस पे बाकी है। काम बाकी है, बट पॉजिटिवली मैं कह सकती हूँ कि काम राइट डायरेक्शन में जा रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड चेंज आ रहा है डिफरेंट मंत्रालयों में और डिपार्टमेंट्स में कि उनको भी इसके ऊपर एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस देते हुए ही काम करना है। और इसके बाद वट एवर इज़ बॉर्न एक्सेसिबल, दैट मीन्स जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है देश में, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, रोड्स हो, एयरपोर्ट्स हो, रेलवे स्टेशंस हो, नए वेबसाइट्स हो, दे हैव टू बी एंड विल बी एक्सेसिबल। बट ये दिख नहीं रहा ग्राउंड पे। अगर हम चुनिंदा शहरों को छोड़ दें जी, अगर हम देश के दूसरे हिस्सों में चले जाएं जो सेमी मेट्रो है, मैं तो रूरल भी बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो वहाँ भी जो धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो बिल्डिंगें बन रही हैं, वो किसी भी तरह के नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं। इवन जो वेबसाइट्स हम देख रहे हैं, हम काफ़ी अवेयरनेस फैला रहे हैं, इतनी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, कॉरपोरेट को भी बुला रहे हैं, बट हम rather than calling their technical team or accessibility team, our focus is to invite their founder ताकि उनको समझ आए। लेकिन वो बात वहाँ तक पहुँच नहीं रही। आज भी रोज हजारों वेबसाइट्स आ रही हैं, उनमें से 90% वेबसाइट इनएक्सेसिबल है। गार्ड के अगर आप पेज पे चले जाओ, किसके जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस, उनकी वेबसाइट पे जो डेटा है, वो ये डेटा क्लेम करता है कि 90% होम पेज आज भी इनएक्सेसिबल है। तो चेंज कहाँ आ रहा है? इतना एफर्ट करने के बाद भी आपको लगता है कि अभी सेंसिटाइजेशन का एक बड़ा इशू है? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है दानिश, टाइम लग रहा है और बहुत समय ज़्यादा लग रहा है और इसमें शायद किसी भी चीज़ का सबसे ज़्यादा एटीट्यूड को एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बनाने में एक हम ह्यूमन नेचर को चेंज करना है और उनकी एटीट्यूड को हमें समझाना है कि जब हम किसी भी चीज़, इंसान, बिल्डिंग के बारे में बात करें तो इंक्लूजन या एक्सेसिबिलिटी उसकी एक मैंडेटरी फीचर होती है। ये चीज़ शायद जब तक आप एक्सपीरियंस ना करें उसकी सेंसिटिविटी कम होती है और इसलिए शायद ग्रेटर अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपके रेडियो उड़ान के माध्यम से जो हम जितने लोगों के तक पहुंच सकते हैं, वेरियस कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, वी हैव सो मेनी आइकन्स दैट वी रिकग्नाइज, ये हमारे जो नेशनल अवॉर्डीज़ हैं, ये सारे एफर्ट्स उसी डायरेक्शन पे हैं कि हमने ये प्रोसेस
इंटरनली कब हमें अंदर से चेंज करना पड़ेगा, तभी एक्सटर्नली जो आप कह रहे हो लास्ट लेवल माइल तक इसका चेंज दिख सके। जो स्वच्छता अभियान हम देख रहे हैं स्वच्छ भारत का, उनके भी कई पहल आगे से चले आ रहे हैं। 1980 से we as India have been talking about a स्वच्छ इंडिया, लेकिन उनके कई प्रोग्राम्स कई डेकेड्स चल के फिजल आउट हो गए। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान जो 2014 से चल रहा है, उसको देखिए कितना साल लग गया और अब जाके हम एक विजिबल चेंजेस की तरफ देख पाते हैं। सो आई थिंक जब भी हम एक सोशल चेंज के बारे में बात करें, उसमें थोड़ा समय लगता है, कंसिडरिंग दैट द width and the breadth of our country, the diversity, the different cultural aspects, different the population area, the education level, थोड़ा समय लगेगा। पर मैं जानती इतना हूँ कि ये डेकेड जो आज हम इंडिया के लिए देख रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का डेकेड है। मैं समझती हूँ कि हम वर्टिकली के साथ 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 हम इस डेकेड में अगर वाइड तरीके से ब्रॉडली भी ग्रो करें, क्योंकि हम जितने लोगों को साथ ले जाएंगे उतने ही इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाएंगे। एक स्क्राइब पॉलिसी पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है जी, तो उसकी भी जो पहली टाइमलाइन है वो दिसंबर में ख़त्म होने वाली है। अभी ये भी खबरें आ रही है कि 3 महीने के लिए उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उस पर क्या चल रहा है, हमारे लिसनर्स को बताएं। ऑफ कोर्स एक कॉम्प्रिहेंसिव स्क्राइब पॉलिसी डिपार्टमेंट ने शायद अगस्त या सितंबर के महीने में निकाली थी और बोला था कि ये हमारी मैंडेट रहेगी कि ऑल कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज शुड बी एबल टू टेक एग्जामिनेशंस इंडिपेंडेंटली, फेयरली एंड विद डिग्निटी, एंड देयरफॉर रीजनेबल अकोमोडेशन के तहत किसी भी कैंडिडेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी डिनाई नहीं किया जाएगा। ऑफ कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्क्राइब का एंड किस तरीके के स्क्राइब पॉलिसी एक्सेट्रा, द फ्रीडम टू चूज़ द स्क्राइब एक्सेट्रा, बहुत सारी डिटेल्ड उसमें थी। बट उसमें ये भी बोला गया था कि हम 2 साल का समय दिया जाएगा ताकि ये ग्रेडिएटेड मैनर में इसको हम फाइनली 100% एप्लीकेबल करेंगे। आई थिंक उस ऑब्जेक्टिव और स्पिरिट को ना समझते हुए उस पर ज़्यादा रिएक्शन आ गया सिस्टम में से, स्टेक होल्डर्स में से, एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू यूज़ दिस मीडियम टू एक्सप्लेन दैट हमें उसकी बेसिक स्पिरिट को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस पॉइंट पे नहीं लेंगे तो ये इवेंचुअली हम एक डिफाइंड गोल में 1-2 साल में इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। टू ब्रिंग अबाउट PWD friendly technology at all examination centers will take time, and hence I think इसको ये एक पहल राइट डायरेक्शन में है और हमें एज अ सिस्टम एंड एज अ सोसाइटी एज अ होल, एज अ कंट्री एज अ होल इसको पेशेंटली एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर विल बी माइनर रोड ब्लॉक्स जिनको हमें इसको डेलिकेटली मनूवर करते हुए, लेकिन वी मस्ट इंश्योर दैट इन अ कपल ऑफ मंथ्स टाइम जो हमने टाइमलाइन दिया गया है वो सिस्टम्स विल बी इन प्लेस, एंड इट इज़ फॉर द बेस्ट ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज़ टू इंश्योर दैट वी रीच इट टू दैट लेवल सो दैट वी कैन टेक all kinds of examination equally and with complete dignity. तो अभी दिसंबर के बाद कोई एक्सटेंशन और 3 महीने की बात चल रही है, वो चल रही है जहाँ दिसंबर के बाद आप गाइडलाइंस को एप्लीकेबल कर रहे हैं? So there will be there's another team that works on these scribe guidelines. हमारी policy division है, उसके अंदर this is under active consideration. Active consideration. एक चीज़ ये है, 2 चीज़ें। एक तो लोगों का ये आरोप है कि आज भी बहुत सारे जो कमेटीज़ हैं डिपार्टमेंट की, तो उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा दिल्ली सेंट्रिक है। अच्छा। तमिलनाडु वाले कहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, केरल वाले कहते हैं हमें कोई नहीं पूछता, पंजाब वाले कहते हैं हमें नहीं पूछता। तो आ जाके सारे, कोई लॉयर है वो दिल्ली का, कोई एंटरप्रेनर है वो दिल्ली का, कोई एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दिल्ली के। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि कंट्री के नॉर्थ ईस्ट से, हिमाचल से, उत्तराखंड से एक कुछ वहाँ के लोगों को भी मौका दिया जाए अपने इनपुट्स का देने का, क्योंकि दिल्ली का आदमी कभी ये आइडिया नहीं लगा सकता हिमाचल में डिसेबल्ड की क्या सिचुएशन है या उत्तराखंड के पहाड़ों की। वो सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ के बता सकता है। तो एक तो ये, दूसरा
इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी एक बहुत ही जबरदस्त चीज है आरपीडी एक्ट की, जो आप लोगों ने इंश्योर भी करवाई है। लेकिन जैसे पोस्ट को सीरियस लेते हैं, जहाँ उस पे काम चल रहा है, उस तरह से इक्वल जो अपॉर्चुनिटी पॉलिसी है वो सभी कंपनीज या सभी एस्टेब्लिशमेंट ने डाली भी नहीं है वेबसाइट पे, और उसको उस तरीके से फॉलो भी नहीं किया जा रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं आपकी अदालत वाली आरोप वाली सिचुएशन में हूँ। बट यस, किसी भी सिचुएशन में और किसी भी डिपार्टमेंट, जैसे हमारा डिपार्टमेंट है जहाँ पर हमारी इतनी इंटरेक्शन होती है स्टेक होल्डर्स के साथ, तो ऑफ कोर्स माहौल ऐसे बन जाता है दैट यू पीपल आर एबल टू एक्सप्रेस योर dissatisfaction probably more clearly. It will be noted, it has been noted in the past and it is under consideration for the fact कि हमें, आप लोग को लगता है कि हम लोग पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ऑफ कोर्स ये बात हम लोगों ने अपने विभिन्न कमिटीज़ के माध्यम से ये भी सबको एक्सप्लेन किया है कि ये ज़रूर आप इंश्योर करिए कि सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक ना हो। पर ये भी बात बता दूं, आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़माने से ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि आज मैं दिल्ली में बैठे हुए मैं देश के किसी भी कोने के किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा ले पाती हूँ। आपको मैं बताऊं, जब से राजेश अग्रवाल सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की छोड़ी है, उस दिन से मैंने आज तक, आज मेरा 20th प्रोग्राम है इन द मंथ ऑफ नवंबर, 20th प्रोग्राम वेर आई एम मीटिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड द डिपार्टमेंट। ऑफिशियल प्रोग्राम की बात नहीं कर रही हूँ। और इन 20 प्रोग्राम में 50% मैंने वर्चुअली अटेंड किए और 50% फिजिकली अटेंड किए। और मैंने लिटरली पहले 3 हफ्ते, नवंबर के हफ्ते में 3 दिन मैं ट्रैवल कर रही थी बाहर। तो हमारा और मेरे सारे कोलीग्स का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है और कोशिश भी रहती है कि हम अपने आप को देश के अलग कोने में लेके जा सकें और वहाँ पर के ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेक होल्डर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग्स कर सकें। अगर इसमें अभी भी कोई कमी नज़र आ रही है तो हम अपनी एफर्ट्स को और बढ़ाएंगे, कमिटीज़ की रिप्रेजेंटेशंस को और आगे लेके जाएंगे। आपका दूसरा प्रश्न क्या था, मैं भूल गई। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी ऑफ कोर्स हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में है, वहीं से उसकी कमिटमेंट आती है। हमारी सिग्नेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी आती है। एंड इट इज़ सेट दैट almost and in many Supreme Court judgments that Article 21, the right to life, is also ensuring that a person with disability must be able to access all opportunities like any other citizens in education, in work, in transportation, in recreation, sports, public services, community life equally, and it not as a matter of charity or welfare, not as a matter of special privilege, but as a fundamental right. हम लोग अपने लेवल पे अलग अलग चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत ऐप जो हमने रीलॉन्च किया है ड्यूरिंग द पर्पल फेस्ट, अगेन टॉक्स अबाउट द फैक्ट वी आर ट्राइंग टू मेक आवरसेल्व्स मोर अवेलेबल टू एनीबडी हु हैज टू लॉन्च द ग्रीवेंसेस। नहीं, वो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द पॉइंट इज कि जिस तरह से पोस्ट को लोग सीरियस लेते हैं कंपनीज वाले, एस्टेब्लिशमेंट, उस तरीके से आज भी इक्वल अपॉर्चुनिटी को नहीं लिया जा रहा और बहुत सारे लोगों ने तो नोटिफाई नहीं किया है, कंपनीज और एस्टेब्लिशमेंट ने। इस पर आप क्या कहेंगी? हम लोग अगेन अवेयरनेस कर रहे हैं। एक डाइवर्सिटी इक्वालिटी इंडेक्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, उनके साथ भी हम हाथ जोड़ने जा रहे हैं ताकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हम एक इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी इंडेक्स के ऊपर उनको हम एक मापदंड के हिसाब से उनको रेट कर सकें। हम लोग अपने हर फोरम में इसी फोकस पे रखते हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ही हम लोग जुड़ना पसंद करते हैं जिसमें इंक्लूसिविटी इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी। आप दानिश 5 साल पहले सोचिए कितने PWDs को रेगुलर कॉर्पोरेट सेक्टर में, नॉट ब्लू कॉलर बट इवन वाइट कॉलर लेवल्स पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। अब उस नंबर में डेफिनेटली थोड़ी बिल्कुल इजाबा हुई है। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेटर अवेयरनेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ हमारे ग्रेटर कनेक्ट विद द प्राइवेट सेक्टर, आर कॉन्स्टेंट रैपिंग द
knuckles of different ministries and departments to ensure that inclusivity is a part of their daily functioning and their principles also. जैसे अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के डिफरेंट रूल्स जो अभी ड्राफ्ट स्टेज में हैं, उसमें भी आप देखेंगे फोकस इज अगेन ऑन मेकिंग OTT प्लेटफॉर्म्स मोर एक्सेसिबल. ऑफ कोर्स वी आर इंटरेक्टिंग अ लॉट विद प्राइवेट सेक्टर and government organizations to ensure employability with the different unions of the employees there and to ensure that this becomes a focus area. Of course, जैसे आप कह रहे हैं वो भी बात सही है, इतना अहम नहीं दिया जा रहा है, अहमियत नहीं दी जा रही है, लेकिन अगर हम बार बार एक चीज़ को रिपीट करते जाएंगे और फोकस में लाते जाएंगे, वी विल रीच दैट पॉइंट. एब्सोल्युटली यस. लास्ट के 1-2 सवाल है क्योंकि आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने जी. लास्ट पार्लियामेंट सेशन में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने लिखा था, पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फोरम ने भी, कि CCPD को ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है. तो उसका कुछ आपको आइडिया है क्या? उस पर आप बात करना चाहेंगे? मुझे इतना पता है कि 2-3 हाई कोर्ट के जजमेंट्स में और डायरेक्शंस में यही बोला गया है कि CCPD की डायरेक्शंस एक पैरा जुडिशियल जजमेंट की तरह हैं. दे हैव टू बी टेकन इन ऑल सिंसियरिटी. और आप देखिएगा कि पिछले 1 साल में CCPD के तहत ऐसे बहुत सारे डायरेक्शंस आए हैं जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल रहे हैं. CCPD के रोल में जब राजेश अग्रवाल जी ने एक्सेसिबल वेबसाइट्स के ऊपर बहुत बड़ा एक मुहिम चलाया था, उसके तहत बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स, MNCs, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी फाइन लगे हैं, ऑलमोस्ट अप टू 5 लाख ऑफ रुपीज़. और उसके तहत बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स और करेक्शंस की गई हैं फॉर मेकिंग दोज वेबसाइट्स एंड एप्स एक्सेसिबल. बट आपको लगता है कि ज़्यादा और पावर देने की ज़रूरत है? उनकी जो ऑर्डर्स है वो इन नेचर बाइंडिंग होने चाहिए, डू यू थिंक? I think the judgment and many interpretations by honorable courts have already accepted and mandated it that the judgments of the CCPD are binding. We only need to ensure that the office of the CCPD remains completely active, involved. The state commissioners of persons with disabilities, उनका भी एक बहुत रोल है. उनको कॉन्स्टेंटली हम लोग CCPD ऑफिस के थ्रू इंगेज करके रखते हैं और उनके लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी डायरेक्शंस जा रही हैं. आप देखिएगा और 6 महीने में इसकी इम्प्रूवमेंट आपको ग्राउंड लेवल पे भी दिखने लग जाएगी. जी बिल्कुल. एक तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट भी ये बनता है कि जिस तरह से एक्चुअली जो डिसेबिलिटी है, लिसनर्स के लिए हम बता दें कि एक स्टेट सब्जेक्ट है जी, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJ ने उसको ऐसे बना दिया, लोगों को लगता है कि जो एक सेंटर का सब्जेक्ट है और डिपार्टमेंट ही पूरा इंडिया को रन करता है. क्योंकि बाकी कई स्टेट्स में डिपार्टमेंट इतने एक्टिव नहीं है सोशल वेलफेयर. तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने बहुत बढ़ा दी है कि जो भी होगा. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और आगे की क्या विजन रहेगी आपकी और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आई बिलीव दैट ये आने वाला 10 साल और उसके बाद ऑफ कोर्स जब हम 2047 में जा रहे हैं, इंडिया will not only be a विकसित भारत but an accessible inclusive भारत. मैं चाहूँगी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और PWD और इंक्लूसिविटी, ये सारी इश्यूज़ हमें अलग से ऐसे फोरम पे डिस्कस करनी ही ना पड़े, क्योंकि शायद इंक्लूसिविटी वुड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर बेसिक ग्रे मैटर एंड आर DNA ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी इंडियन, सो दैट वी आर एबल टू recognize talent, recognize their focus on and their contribution to the Indian economy. I think PWDs एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है. यही हमने उनको रिकग्नाइज करना है और उनका फ़ायदा अपने GDP और अपने देश के प्रोग्रेस के लिए यूज़ करना है. ये जो आपने आपकी अदालत वाला बोला था, क्या मैं इसको अपने लिए कॉम्प्लीमेंट समझूं? बिल्कुल. मतलब ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ऑनेस्ट क्वेश्चंस थे. आपने किसी भी तरह अपनी आवाज़ को, अपने क्वेश्चंस को मिन्स नहीं किया, ताकि आपको पता है कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर से बात कर रहे हैं. सो यू डिड पुट मी ऑन द स्पॉट, इफ़ आई कैन से दैट. आई जस्ट होप दैट थ्रू दिस channel of communication we can reach more and more stakeholders in the system and help to move together forward.
थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू दानिश, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो लिसनर्स, आज बात की हमने एडिशनल सेक्रेटरी मनमीत नंदा मैम से डिसेबिलिटी डे पर, और कई जो क्रिटिकल इश्यूज आप लोगों के जहन में थे उस पर बात की। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।